सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। ऑपोजिशन ने हुकूमत की इजाज़त ना मिलने के बावजूद मुल्तान में जलसा तो कर लिया। जलसे के बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ दफात पर मुश्तमिल मुकदमा दर्ज किया जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 3 बेटों समेत PDM के मुतादिद रहनुमाओं को नामजद किया गया है। अब 10 रोज़ बाद लाहौर में PDM का जलसा होने जा रहा है। लाहौर में यह बड़ा जलसा होना है और इस जलसे के तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक लगाई गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज इसी हवाले से मीडिया पर भी गुफ्तगू भी की थी और ये कहा था कि 70 सालों से छोटे सूबों को उनका हक नहीं मिल सका। पंजाब को अब बड़े भाई के तौर पर बाहर निकलना होगा। क्या कहना था उनका, ये आप सुनिए। तो अब इन 70 सालों में 3 बार मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही और मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, तो वो इन छोटे सूबों को ये हुकूक क्यों नहीं दिलवा सके, इस बारे में साद रफीक साहब ने कुछ नहीं बताया। राना सनाउल्लाह ने भी आज चौधरी मंजूर और अब्दुल गफूर हैदरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को खबरदार कर दिया कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। अगर हुकूमत की तरफ से रुकावटें डाली गई तो जवाब भी भरपूर होगा। राना सना का क्या कहना था, ये आप सुनिए। और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी तो इससे भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर उनको रोकने की कोशिश की गई तो फिर उनके साथ डंडा बरदार भी मौजूद होंगे, तो हुकूमत पूरी तरह से खबरदार रहे। अब्दुल गफूर हैदरी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो PDM के रहनुमा बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि उनके इस कारवान को रोका नहीं जा सकता। हुकूमत भी अपनी ताकत के इस्तेमाल से इसको नहीं रोक सकती। और मरियम औरंगजेब ने तो हुकूमत को 11 दिन की डेडलाइन ही दे दी और कहा कि हुकूमत 11 रोज़ में इस्तीफा देकर घर चली जाए। मरियम औरंगजेब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो PDM के रहनुमा तमाम दिन ये मीडिया टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। इसके बाद शाम में मरियम नवाज की जानिब से एक हंगामी इजलास नून लीग का तलब किया गया। PDM का भी एक इजलास हुआ और उन इजलासों में यह तय हुआ कि अब लाहौर के जलसे को बाकायदा तौर पर करना है और बड़ी ताकत के साथ करना है, बड़ी तादाद में लोगों को भी बुलवाना है और लाहौर के जलसे के हवाले से वहाँ पर स्ट्रेटजी भी तय की गई है। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक को तमाम तर जिम्मेदारियाँ वहाँ पर दी गई हैं कि लाहौर में किस तरह से इस जलसे को एक ग्रैंड इवेंट बनाना है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी आप लोग की हुई है, उसमें फिर क्या तय पाया है लाहौर के जलसे के हवाले से? जी देखिए, जैसे आपको मालूम है कि लाहौर में जो 13 दिसंबर को जलसा हो रहा है उसकी मेज़बानी मुस्लिम लीग नून करेगी। ताहम PDM का ये मुश्तरका जलसा होगा। आज सुबह PDM की तमाम जमातों का इजलास हुआ इसमें भरपूर शिरकत के लिए जमात ने अपनी अपनी हिकमत अमली पेश की और आज हमारा इजलास भी हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी है और ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर शो भी होगा और अवाम की ताकत का मजहर भी होगा। और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए मुल्क के अवाम का एक नारा भी होगा, जिसके बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च में PDM के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे तो ऐवानों में जल्जला आएगा और फिर ये हुकूमत को जो जाली मैंडेट से आई है, जो मसनूई तौर पे मुल्क पे मुसल्लत की गई, जिसने अपनी नाअहली और ना तजुर्बेकारी से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, कश्मीर भारत के हवाले कर दिया, उसका सौदा कर दिया, पाकिस्तान के करीब मफादात के लिए ये खतरा बन चुकी है। आज हम खारजी महाज पे तनहा खड़े हैं, कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें करीब नजर नहीं आता। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं इन 2 सालों में और मुल्क की ग्रोथ रेट मंफी हो चुकी है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ये तहरीक मुल्क बचाने की तहरीक बन चुकी है, जिसमें मजदूर, किसान, तालिब-इल्म, नौजवान, नौकरी पेशा सब लोग शामिल हो चुके हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अब जिंदा रहना अमलन नामुमकिन हो गया है। कोई बिजली के बिलों से परेशान है, कोई गैस के बिलों से परेशान है, कोई रोजमर्रा की अशिया से परेशान है। लोगों का गुजारा उनकी आमदन में नहीं हो रहा, कारोबार उनके सुकड़ चुके हैं। तो इसलिए अब इसमें अवाम का जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है और हमें लोगों से जो
इस वक्त ताउन मिल रहा है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह फकीरों से साल जलसा। तो एहसन साहब, वैसे तो हुकूमत खुद भी अब बज़ाहिर यही कह रही है कि जलसों पर है तो पाबंदी, लेकिन लाहौर में जलसे की इजाज़त देंगे, उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर फिर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो डंडा हाथ में लेकर डंडे का जवाब डंडे से देने वाली बात रियासती रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है वो? देखिए, जो मुल्तान में हुकूमत ने किया है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो जलसा जो आराम से 3 घंटे में होके ख़त्म हो जाना था, उस जलसे को उन्होंने मुसलसल 3 दिन तक चलाया है। और वो जलसा पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बना रहा और उस पकड़ धकड़ में अपोजिशन जमातों के कारकुनों को आपस में ज्यादा मुत्तहद कर दिया है। तो हम हुकूमत के लिए वाकई बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने मुल्तान का जलसा कामयाब करने में हमारे साथ बहुत ताउन किया है। अगर ये इसी तरह का एक्शन रीप्ले लाहौर में करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी इस्तेजाजी तहरीक हुकूमत के फैसलों की वजह से मजीद कामयाब हो जाएगी। और फिर अगर ये एक जगह जलसा रोकेंगे तो फिर पूरा लाहौर जलसा गाह बन सकता है। तो इसलिए हुकूमत जो भी फैसला कर रहे हैं उससे कता नजर पीडीएम का फैसला है कि ये जलसा हर हाल में लेकिन मुनक्कद एहसन होगा। साहब, और इंशाअल्लाह अब मुल्तान बहुत जलसे के कामयाब बाद होगा। कल फिर मुकदमा भी दर्ज किया गया, उसमें नून लीग के रहनुमा भी शामिल हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 3 बेटे भी उसमें शामिल हैं। फिर लाहौर जलसे के बाद भी ऐसा ही लगेगा, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिर ये गिरफ्तारियों के लिए और मुकदमात के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, अब सारी अपोजिशन की क़यादत और मुकदमा प्रूफ हो चुके हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमे तो दर्ज कर दिए हैं, अब उससे बड़ी दफा तो नहीं होती कोई कि जो रह गई हो। तो जितनी मुकदमात हुकूमत ने दर्ज किए हैं, ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत अपनी सियासी कुव्वत हो चुकी है। जब भी कोई डिक्टेटर या जब भी कोई हुकूमत जो डगमगा रही हो उसके पास सियासी ताईद ना हो, तो वो इसी तरह के इंतजामी हथकंडों के ऊपर इन्हिसार करती है, मुकदमों का सहारा लेती है, गिरफ्तारियों का सहारा लेती है। और हर नया मुकदमा और हर नई गिरफ्तारी उसके चले जाने के अमल को मजीद तेज करता है। तो ऐसा साहब, ये इस वक्त पीडीएम कहीं किसी बंद गली की तरफ तो नहीं जा रही? जो क्लैश और तसादुम की सूरत हाल इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में दिखाई दे रही है, वो जो एक मुज़ाकरात की बात दरमियान में हुई थी, आपने भी, शाहिद खाकान साहब ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी वो की थी अपने इंटरव्यू में, वो कहीं ऐसा लग रहा है पस मंजर में चली गई है? मामलात तो ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ कहीं जा रहे हैं, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त हमारे ऊपर लीडरशिप मुसल्लत की गई है, ये बहुत ही मुंतकिन मिजाज है, ये बहुत अनापरस्त है और ये बहुत इंतकामी सियासत पर यकीन रखने वाली क़यादत है। इनके रवैये ने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को इस सतह पे पहुंचा दिया है बदकिस्मती से कि अब इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बंद गली में अपोजिशन नहीं बल्कि बदकिस्मती से पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आ चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा हो चुकी है, खारजा महाज के ऊपर हम तनहा खड़े हैं। कश्मीर जिसके लिए हमने 72 साल इतनी जंगें लड़ी, इतनी कुर्बानियां दी, वो हमारे सामने देखते देखते भारत उसे हड़प कर गया है। और हमारी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि सवाए सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाने के ये कोई उस पर मौसर जवाब दे सकती, भारत पे दबाव डाल सकती। तो पाकिस्तान की आज जो इज्जत है, पाकिस्तान की डिग्निटी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर चीज दांव पे लगी हुई है। और अगर हम खामोश तमाशाई बनकर पाकिस्तान के जवाब को देखते रहें तो ये एक मुजरिमाना गफलत होगी। इसीलिए अपोजिशन के रहनुमा और कारकुन अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम क्यों ये तहरीक आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जहां एक तरफ इनफरादी तौर पे खतरा है, वहां पर उससे बड़ा खतरा हमारे मुल्क के लिए है। और इस मुल्क के लिए हम कई 100 जाने कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को एक नालायक, नाअहल और मुंतकिन मिजाज क़यादत के हाथों तबाह होता नहीं देख सकते। लेकिन एहसन साहब, अभी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है हुकूमत को, तो लग तो ऐसा नहीं रहा कि ये हुकूमत कहीं जाने वाली है। अब ये जो डेडलाइंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है, दिसंबर शुरू हो गया, जनवरी आना है, तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी के एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से बदजन हो सकती है? आपके पास कोई और तरीकाकार है हुकूमत गिराने का? फिर कैसे गिराएंगे, कैसे घर भेजेंगे हुकूमत को?
हमने तो अपने फैसले करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने फैसले करने हैं, और हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक गैर सियासी किरदार होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट एक डूबती हुई किश्ती का बोझ अपने ऊपर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत जो कि नाकाम हो रही हो, जिस कारकर्दगी नाकाम हो रही हो, उसके खिलाफ अवाम की नफरत का रुख अपनी तरफ नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये वक्त तो साबित करेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, जितने भी सर्वे आए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वो इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं जो हुकूमत का बयानिया था कि ये जो इक्तिसादी मसाइल हैं इनकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर है। अब 90% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई है और इसकी वजह हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियां हैं। तो इसलिए इस नफरत का रुख अगर कोई अपनी तरफ करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत को कोई भी कंधा देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इस हुकूमत की मिसाल अब एक ऐसी सियासी लाश के है कि जो जितनी देर पड़ी रहेगी इक़्तिदार में उसका ताउन उसके मसाइल की सूरत में फैलता रहेगा। और अब इस सियासी लाश को जल्द अज जल्द दफन कर देने में ही मुल्क। लेकिन एहसन साहब, आपका जो पहला मरहला था, आपकी तहरीक का पहला मरहला तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। ये 5 जलसे हो चुके हैं, लाहौर में 6ठा जलसा होने जा रहा है, 11 रोज बाद वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की तरफ आप लोग जाएंगे। पहले मरहले में किस हद तक आप अपने मकसद की तरफ बढ़ने में कामयाब हुए? आपको लगता है ये कामयाब रहा है आपका ये मरहला? क्योंकि हुकूमत तो कहीं कोई ऐसा हिलजुल नहीं हुई। ये मरहला हमारा जलसों का बहुत कामयाब रहा है, क्योंकि जलसों का मकसद होता है कि अवामी राय आमा को मोबिलाइज किया जाए। और आपने देखा कि एक से बढ़कर दूसरे जलसे की कामयाबी ने राय आमा के रुझान को जाहिर किया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने अपोजिशन के जलसों में शिरकत की है, रुकावटों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, कंटेनर के बावजूद, तो आप ये लोगों का रुझान उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसने एक मुल्क के राय का रुख मुतय्यन किया है। और आज सब लोग न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी इस चीज को नोटिस लेने पे मजबूर हो गए हैं कि PDM की तहरीक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मौसर तहरीक है, उसको अवामी ताईद हासिल है। और बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी अब ऑपोजिशन के मौक़िफ़ को सुना जा रहा है और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा पहला मरहला था काफी कामयाब रहा। और 16 अक्टूबर से इसका आगाज हुआ था गुजरावाला से, वहाँ मियाँ साहब ने खिताब भी किया था और उनके उस खिताब के बाद हुकूमत ने बड़ा शदीद रिएक्शन भी दिया था। अगले ही रोज वजीर आजम ने उनको वो जवाब दिया था, वो जो मुंह पर हाथ फेरा था, वो पूरा सीन क्रिएट हुआ था। अब लाहौर के जलसे से भी मियाँ साहब खिताब करेंगे, चूंकि आखिरी जलसा आप लोग का होने जा रहा है। जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस जलसे से भी खिताब करेंगे। लेकिन देखिए ना, वजीर आजम साहब ने साबित किया है कि उनके अंदर दुनिया का शायद हर काम करने की सलाहियत हो, लेकिन वजारत उज़्मा की सलाहियत मौजूद नहीं है। वजीर आजम एक लीडर होता है, वो कौम का नुमाइंदा होता है और वो मुंह पे हाथ फेर के लोगों को धमकियां नहीं देता। मुंह पे हाथ फेर के धमकियां तो वो बाश नौजवान पान सिगरेट की दुकान पे खड़े होकर एक दूसरे को देते हैं। तो अगर उस लेवल का कल्चर वजीर आजम की सूरत में कौम के सामने आएगा, चाहिए कि वहाँ पर कौमी यकजहती कैसे होगी, वहाँ पर फिर कैसे हम कौम को एक अच्छी साफ सुथरी सियासत की तलकीन कर सकेंगे। 7 दिसंबर को आप पर फर्द जुर्म आयद हो रही है, पीर के रोज आपने जाना है एहतसाब अदालत। तो अब ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि 11 दिसंबर जलसे से पहले ही आप कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, चूंकि मेरे उस मुकदमे में जमानत मौजूद है और ये जो अब मेरे खिलाफ एक इन्होंने फाइल किया रेफरेंस, ये एहतसाब की तारीख में एक लतीफ़ा साबित होगा, क्योंकि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में खेलों का एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जुर्म है, जबकि उसी रेफरेंस में वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुल्क में इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो अगर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में नापैद है, तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाया गया है किसी हुकूमत ने,
तो उसको आप जुर्म कैसे बना सकते हैं? उस पर कोई एक पाई माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है, कोई कमीशन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई किकबैक का इल्ज़ाम नहीं है। सिर्फ ये है कि जी आपने इस मंसूबे को पुश किया। तो भाई वो तो आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कोई भी काम अगर आपने करवाना है तो वो पुश किए बगैर तो नहीं होता। सीपैक की जो 29 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, उन सब मंसूबों को मैंने बेहद पुश किया है, बल्कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी से ज्यादा पुश किया, तब वो मंसूबे कामयाब हुए हैं। तो ये कहना कि जी आप किसी भी मंसूबे को क्यों पुश कर रहे हैं, ये आपके इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, ये एक लतीफ़ा ही है जिसको मैं और क्या कह सकता हूँ। तो ऐसा सब ये जो सूबाई फंड्स का इस्तेमाल, इसमें ये इल्ज़ाम आप पर लगा है कि इसमें फिर कोई सदाकत नहीं है। ज़ाहिर अदालत में अभी तक ये साबित भी नहीं हुआ है, लेकिन यह इल्ज़ाम आप पर है कि वो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी आपने किया, इसकी लागत को भी आपने कई गुना बढ़ा दिया। जो लागत में इजाफा हुआ है वो मुतलका फोरम्स ने किया है 2 वजूहात की बिना है। या चूंकि काम रुका रहा था, उसमें जो कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन हुई, या उसकी स्पेसिफिकेशन में तब्दीली आई। मिसाल के तौर पे अगर उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 5,000 से बढ़ा के 10,000 से ज्यादा हुई क्रिकेट स्टेडियम की, तो यकीनन उसकी कीमत में इजाफा होगा। तो जो मुतलका खेलों की फेडरेशन, उनकी राय की रोशनी में उनके स्पेसिफिकेशन को नेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए बढ़ाया गया। तो अगर स्पेसिफिकेशन में इजाफा होगा तो लागत इजाफा होगा, और वो सब मुतलका फोरम्स ने अप्रूवल दी हुई है। मैं तो ये सवाल करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ एक ऐसा केस बनाया गया है कि जिसकी तमाम फोरम्स ने दी है, मंजूरी दी है, तो मेरे ही जिले में 17 अरब रुपए से करतारपुर का जो मंसूबा बनाया गया है, ना उसका PC1 बना, ना PC1 अप्रूव हुआ, ना किसी फोरम ने अप्रूवल दी। 17 अरब रुपए लगाने के बाद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल हासिल की गई हैं। क्या वो बेकायदगी नजर नहीं आती है इन्हें? अगर मेरे ऊपर जो कि तमाम फोरम से मंजूरी हासिल करने के बाद पैसा खर्च होता है मंसूबे पे, वो एक जुर्म बन जाता है, तो जो बगैर किसी फोरम की मंजूरी से 17 अरब रुपया खर्च कर दिया जाता है, तो वो जुर्म नहीं है। तो पहले आप उसको तो जुर्म के जुमरे में लेकर आए, फिर मुझसे सवाल और करें। ऐसा साहब, ये जो नैब ने खास तौर पर नून लीग को, आपकी लीडरशिप को भी निशाना बनाया हुआ है, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, शाहिद खाकान, राना सना, साद रफीक साहब, आप खुद पाबंद सलासल, ये तमाम लोग रह चुके हैं। मकसद क्या है इस वक्त नैब का? आपको क्या लग रहा है कि सियासी मंजरनामे से आप तमाम लोगों को गायब करना इस वक्त मकसद है? नहीं, देखिए, नैब का जो DNA है वो जनरल मुशर्रफ ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया था कि जो लोग बामुशर्रफ हो जाते थे उन्हें इस्तिस्ना मिल जाता था, जो बेमुशर्रफ होते थे वो नैब उनको खिड़की में लगा के जेलों में डाल के दबाव में लाता था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और आज भी उससे वही काम लिया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है, 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि बदकिस्मती से नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, और ये न्याजी साहब की कमांड में नैब का इदारा उनके मुखालफिन को दबाने के लिए, खामोश कराने के लिए, या जेलों में डालकर उन्हें सियासत से कुछ देर के लिए अलग करने के एजेंडे पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बदकिस्मती है। इनके इन हथकंडों ने, अगर इन्होंने कहीं कोई अच्छा काम भी किया है तो उसे भी मशकूक बना दिया हुआ है। ऐसा साहब, फिर क्या इस नुक्ते पर हुकूमत से नहीं मुज़ाकरात हो सकते? पहले भी आप लोगों ने कोशिश की, जो अपनी तरामीम पेश की थी, इस नुक्ते पर कहीं कोई मुज़ाकरात हुकूमत से क्यों नहीं होते कि नैब वाले मामले को कम से कम ये सॉर्ट आउट कर लिया जाए, अपोजिशन और हुकूमत अगर एक जगह बैठ जाए? देखिए, हुकूमत इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक कर गई थी कि इस नैब के कानून को इंसाफ के मुताबिक हम आहंग करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने इसलिए वीटो कर दिया क्योंकि वो समझते हैं कि ये काला कानून उनके हाथ में मुखालफिन को कुचलने की ताकत देता है। उन्हें एहतसाब से गर्ज नहीं है, उन्हें मुखालफिन को जेलों में डालने से, झूठे मुकदमों में उलझाने से गर्ज है। उनकी इस इंतकामी सियासत की वजह से आज मुल्क का पूरा इंतजामी ढांचा मफलूज हो चुका है। आज मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो किसी भी दफ्तर में कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा जो रेफरेंस है उसमें कम से कम 30-35 अफसरों को बुलाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उन्हें गिरफ्तारी के वारंट दिखा के मजबूर किया गया कि वो स्टेटमेंट्स दें। अब आप मुझे बताइए कि जो सरकारी मुलाजिम
नैब की इस सरासीमगी और इस हैरेसमेंट से निकलता है तो वो फिर कानों को हाथ लगाता है दफ्तर से निकल के कि आइंदा मेरे फरिश्तों की तौबा, मैंने जो किसी मंसूबे पर या फाइल पर दस्तखत किए, मैं क्यों वकीलों की फीसें खर्चूं और एहतसाब की अदालतों का सामना करूं। मेरे लिए अमन से एक साइड पे रहना बेहतर है। और आज इसी का नतीजा है कि मुल्क अमलन इंतजामी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुका है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और नैब पर जो उनकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस बारे में भी गुफ्तगू कर रहे थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा है वो हर हाल में होगा। पूरी तैयारी पीडीएम और अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर कर रही हैं। अब हुकूमत इस पर क्या सोच रही है और क्या मुल्तान वाला ही एक बार फिर रिपीट शो देखने को मिलेगा, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुल्तान में हमने देखा था 3 दिन भरपूर कोशिश की हुकूमत ने जलसे को रोकने की, आखिरी दिन इजाज़त देनी पड़ी। अब लाहौर जलसे के बारे में तो हुकूमत पहले ही कह रही है कि ये जलसा होना चाहिए और इस जलसे को हुकूमत रोकेगी नहीं, तो उस वक्त हुकूमत गलत कर रही थी या अब गलत कर रही है? देखें, बुनियादी तौर पे जो मुल्तान का जलसा था उसमें हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो सही नहीं थी। इसको तकरीबन सारे वज़रा जो है उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि ये जलसियाँ करने दें। 25 लाख आबादी है आपके मुल्तान की और चंद हज़ार आदमी जो है वो सिंध से भी आए हैं, वो KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं। तो आप ख़ुद जो है कैमरे की नज़र से देख रहे थे, आपको ख़ुद मालूम है कितने लोग थे और उस जलसे से क्या हो सकता था। इसलिए हम ये समझते हैं कि लाहौर के अंदर जो है इनको बिल्कुल जलसा करने दें। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है कि फिर कानून हरकत में आएगा। उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR भी हो सकती है, उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक पुरअमन जलसा कराने के लिए मेरा ख़्याल है, ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि ज़ाहिर है कि भाई मैं सूबाई हुकूमत पे तो बैठा नहीं, मैं सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला तो हूँ नहीं और न वज़ीर दाखिला हूँ। तो इसलिए जो है ये हिकमत अमली ज़ाहिर है कि पंजाब की हुकूमत पर और ख़ासकर लाहौर के बड़ा सेंसिटिव है। इसलिए मेरी अपनी राय ये है एडवांस उनके लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपनी सूबाई हुकूमत के लिए, कि वो कम अज़ कम जो है पुरअमन जलसा जो है उसको होने दें। ब्रेक के बाद आज़म स्वाति साहब से पूछेंगे कि SOPs की खिलाफ वर्जी तो हो रही है और ये कानून की खिलाफ वर्जी भी है, तो फिर क्या हुकूमत इस पर एक्शन लेगी? आज़म स्वाति साहब हमारे साथ ही मौजूद है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज़म स्वाति साहब, SOPs जो NCOC ने नाफिज कर दी हैं, अब उनकी खिलाफ वर्जी को भी तो उनकी खिलाफ वर्जी करना भी तो कानून को हाथ में लेने के मुतरादिफ है ना। अगर उस SOP की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो ऑटोमेटिकली कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, फिर हुकूमत को हरकत में तो आना चाहिए। देखिए, ये तो एक जुर्म कर रहे हैं जनाब अली, ये एक जुर्म कर रहे हैं कि दुनिया, आप ये ज़रा देख लें, पूरा यूरोप को देख लें, आप इस वक्त जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो देख लें, आप UK को देख लें, क्या कुछ वहाँ हो रहा है और उसके नतीजे के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इंतहाई ज़्यादती कर रहे हैं। इंसानों की जानें जो हैं ये इंतहाई कीमती हैं और ये वबा मुसलसल बढ़ रही है। आज आप देख लें कि 70 से ज़्यादा जो है वो कीमती जानें इस वबा की नज़र हो गई। अस्पतालों के ऊपर जो है कितना बड़ा प्रेशर है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए और लोगों की सेहत से नहीं खेलना चाहिए। कानून ज़ाहिर है कि उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये लाशें गिराने की सियासत पे उतर आए हैं तो इसमें जो है हुकूमत को कम से कम कुछ चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई भी कीमती जान जो है इस जलसे के तनाज़र के अंदर जो है वो ज़ाया हो। मेरा ये ख्याल है कि जलसा करने दें। बिल्कुल जो है अपनी जो कीमती जायदाद हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनकी हिफाजत जो है ज़ाहिर है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है, जान और माल की हिफाजत उनका फ़र्ज़ है। लेकिन
अगर अगर इन्होंने शरारत की, जिस तरह कहते हैं कि डंडे पार, तो हमने देखा हुआ है, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को देख लें कि हुकूमत डरने वाली नहीं है इंशाल्लाह ताला। और जिस तरीके से अगर ये ईंट फेंकेंगे तो इंशाल्लाह इसका जवाब पत्थर से होगा। लेकिन हुकूमत को बुर्दबादी से ये जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इंसानों की जानों की परवाह नहीं कर रहे, अपनी सियासत सिर्फ चोरी के माल को बचाने के लिए जो ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका अवामी एजेंडा तो है नहीं। सीधी सीधी बात है कि ये किस काम के लिए निकले हैं। ये इसके लिए निकले हैं कि इनके ऊपर जो है नेब केसेस आ चुके हैं। आज अदालत में देख लें कि नवाज शरीफ को जो है भगोड़ा करार दिया गया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह पे हूँ और नाउज़बिल्ला अगर मेरे वालिद साहब जो हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अगर उनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ामात होते, संगीन जराइम उन्होंने किए होते, मुल्क का माल जो है गरीबों का जो है लूटा होता, तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों के सामने मुंह भी ना दिखाता। आफरीन है मरियम सफदर पे और आफरीन है इस बिलावल के ऊपर, इनके जितने भी लोग हैं इनके ऊपर, कि बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं वो मरियम सफदर के पीछे खड़ी हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें जो है बिलावल के पीछे खड़ी हैं। मेरे पास मतलब कोई अच्छे अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मैं बुरे अल्फाज अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि अखलाक की कदर करते हुए मेरा ये ख्याल है कि इनकी समझ के लिए काफ़ी है कि चोरी का माल जो बचाने के लिए निकलता है, खुदा ताला उसको इसी तरह जलील करता है जिस तरह इसहाक डार रात को जलील हुआ और उसकी वजह से पूरी स्वाति साहब उस पर तो आते हैं। अभी इसहाक डार ने जो कल इंटरव्यू किया था उस पर जरा आपसे डिटेल में बात करनी है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत हमारे रास्ते में ना आए वरना हमारे साथ डंडा बरदार लोग हैं। आज गफूर हैदरी साहब ने उनके उसी बयान को दोहराया कि अब लाहौर में भी हमारे सामने कोई ना आए वरना हमारे हाथ में डंडा है। तो ये सामने अपोजिशन आपको डंडा दिखाती है और हुकूमती रेट बिल्कुल गायब हो जाती है, हुकूमत डर जाती है, घबरा जाती है। हुकूमत और कानून अब कहाँ है फिर? कोई आम आदमी अगर इस तरह से कोई इस तरह की एक्टिविटी करे उसको तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, और यहाँ वो धमकी भी दे रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं और हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। सर इनका चूंकि इनकी दाल तो गली नहीं है, हुकूमत पे देख रहे हैं कि किसी तरीके से उनके चेहरे के ऊपर जो है कोई फीवर नहीं है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि मकामी तौर पर, और ख़ासकर शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा जो मुल्तान के रहने वाले हैं कि अगर वहाँ से लोग, पहले लोग तो मकामी लोग निकले नहीं, अगर निकले तो भी कोई क़यामत नहीं आ जानी थी कि चंद हज़ार आदमी 25 लाख में से कम अगर वहाँ से लोग निकलते, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मीडिया खुद वो दिखा रहा था कि कितने लोग थे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर कम से कम भी लोग निकलते तो 2 लाख तो निकलने चाहिए थे खाली जो है मुल्तान से। बिल्कुल जायज कह रहे हैं, एवन फील्ड में अल अज़ीज़िया दोनों संजीदा बात कर रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आज इन दोनों केसेस में मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। महीना 1.5 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा था कि वो खुद बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी की। उसके बाद कहीं कोई पेशरफ दिखाई नहीं दी। क्या हुकूमत संजीदा नहीं है उनको वापस लाने में? बिल्कुल संजीदा है। उसकी वजह यह है कि मुल्क का और अदालतों का मुजरम है, मुल्क के कानून को और आइन का मुजरम है। और मेरे ये ख्याल है कि अगर हम न ला सके तो ये भी हुकूमत की नाकामी होगी, अदालतों की नाकामी होगी, कानून और आइन की नाकामी होगी, ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी। इससे मैं ज़्यादा क्या तफसील बयान कर सकता हूँ कि हुकूमत की नाकामी, रियासत की नाकामी, अदालत की नाकामी, कानून की नाकामी, आइन की नाकामी होगी अगर हम इसको नहीं ला सकते। मुल्क का भगोड़ा मुजरम जो है दगाबाजी करके गया है, धोखा दे के गया है, सारे लोगों की आंखों में धूल झोंक के गया है। मेरा ये ख्याल है कि इसको कैफर करदार तक पहुंचाने के लिए एक दफ़ा जो है वो लेके आएँ तो लोगों की कम से कम दिल जो है वो ठंडे हो जाएंगे कि ये वो आदमी था जिसको 3 मरतबा लोगों ने मुल्क का वजीर आजम बनाया। सही। और चूंकि जेली था और स्वाति साहब उनके साथ भगोड़ा था, इसहाक डार भी मफरूर हैं, इश्तिहारी अदालतों की जानिब से करार दिए गए। एवन फील्ड क्या है? कल जो इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने दिया बीबीसी को, मुल्क का लूटा हुआ माल है। स्वाति साहब वो जो इंटरव्यू कल जो है इंशाल्लाह ताला इनको इनके जराइम की सजा मिलेगी और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेगी। साथ ही साहब कल जो इसहाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया उन्होंने बड़ा वाज़े उसमें कहा कि मेरी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है, पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है और वो जायदाद भी हुकूमत ने जब्त कर ली है। उनके बच्चों का सिर्फ एक विला है। साथ ही आज जब मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब आए तो उन्होंने तो एक बड़ी लिस्ट इसहाक डार की जायदादों की सामने रख दी। उसमें तो लातादाद प्रॉपर्टीज़ मुल्क में और मुल्क से बाहर मौजूद हैं।
आपके बारे में भी ये सवाल उठता है कि आपकी भी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वफाकी वजीर भी हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपने अपनी शो की हुई हैं? सर मेरी जायदादों के बारे में तो सवाल नहीं उठना चाहिए, आपको डायरेक्टली कहना चाहिए कितनी जायदादें हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि भाई आपकी कितनी जायदादें हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक जायदाद। मरियम ने कहा कि हमारी तो लंदन में क्या कि पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और माशाल्लाह इसाक डार ने कह दिया कि कम से कम एक जायदाद है। सर मेरी 3 प्रॉपर्टी जो हैं वो दुबई के अंदर हैं, मेरी कई प्रॉपर्टी जो हैं वो अमेरिका के अंदर हैं, और मेरी कई प्रॉपर्टी जो हैं पाकिस्तान के अंदर है, जिसकी पूरी तफसील बैंक अकाउंट इसलिए कि वो चोरी की नहीं है। और अगर पाकिस्तान में सारे लोग जो है आपके चाहने वाले जो है सुन रहे हैं, अगर आज़म स्वाति की किसी जगह भी डिक्लेयर नहीं है, जो आप वेबसाइट के ऊपर जाएं FBR के, सारी जायदाद को देखें मेरी और मेरी वाइफ के नाम पे, कि अगर उनमें कोई ऐसी जायदाद जो है आपको नज़र आए, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हक हासिल है कि आप नेब के अंदर और आप कम से कम मीडिया जो है उसके अंदर जो है ये दें कि ये जायदाद इसकी है, लेकिन ये बेनामी की रखी हुई है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जितनी भी चोरी की जायदादें हैं वो अपने नाम पे नहीं रखते। अल्लाह का शुक्र है हमारी जायदाद तो इसलिए अपनी है कि अपनी कमाई से जो है वो जायदादें खरीदी हैं। सही, जो नहीं, ये कमियां और खामियां मौजूद हैं इदारों में। बहुत शुक्रिया आज़म स्वाति साहब, सेनेटर आज़म स्वाति हमारे साथ मौजूद थे कि चंद इदारे ऐसे हैं जिनका काम शफाफ एहतसाब करना है और उनमें कई कमियां और खामियां मौजूद हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तमाम जायदादें खा वो दुबई में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, वो सब की सब शो की गई हैं, उनके एसेट्स डिक्लेयर हैं और कोई बेनामी जायदाद उनकी या उनके ख़ानदान की पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। अब मरियम औरंगजेब साहिबा आज 11 दिन की डेडलाइन हुकूमत को दे चुकी हैं। लाहौर में क्या होने जा रहा है, PDM कितना बड़ा पावर शो कर सकती है। रूबीना कायम खानी साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रूबीना साहिबा, मरियम औरंगजेब ने तो आज 11 दिन की डेडलाइन हुकूमत को दे दी है, किन बेसिस पर दी गई है? ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग लाहौर में कि ये हुकूमत 11 दिन में इस्तीफा देकर घर चली जाएगी? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें तो ये हुकूमत अभी 2 दिन भी मैं समझती हूँ रहती है तो वो आवाम के ऊपर उसका बोझ ही आता है। और जिस तरह के हालात हैं आप देखें कि जो ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरे मुल्क में किस तरह से जो है वो पूरे मुल्क के मुआशी निज़ाम को, पूरे मुल्क के जो है वो फ़ॉरेन सिस्टम को हर तरह से जो है उन्होंने डैमेज किया है, बजाय इसके कि इन 2-2.5 सालों में उनकी कोई कारकर्दगी नज़र आती। तो अब PDM देखें, कोई भी सियासी पार्टीज़ होती हैं उनका जब वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं या जो भी जिस तरह से भी एक स्ट्रगल होती है पार्टीज़ की अपने मुल्क के लिए, तो हम और ख़ास तौर पर वो जो अवाम है जो ख़ास तौर पर जो मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं उनके लिए जो है एक जद्दोजहद करनी होती है, एक स्ट्रगल करनी होती है। और वो PDM की जो 11 जमातें हैं वो सब ने मिल के पाकिस्तान की सियासी जमातों ने एक तहिया किया है कि जो आज आप देखें कि कभी मुल्क में इस तरह के हालात नहीं हुए जो आज हैं। अगर आप मईशत की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब है, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो उस पर भी कोई मतलब इनकी कोई पॉलिसी जो है वो नज़र नहीं आती। अगर आप किसी भी लिहाज से आप बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, आप दवाइयों की महंगाई की बात करते हैं, आप जो है वो कोई भी चीज़ की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी बजाय आप स्टेबिलिटी देखने के, बल्कि दिन पर दिन हम आज जो ही है वो अभी वज़ीर आज़म ने आज थोड़ी देर पहले चंद घंटों पहले ट्वीट किया है कि चीनी की कीमत में 20 रोज में 20 रुपए किलो कमी आएगी और हुकूमत की मौसर मुदाखलत से ये अमल मुमकिन हुआ है। तो अब महंगाई के मामले को सीरियस ले रहे हैं, चाहे आपकी तहरीक के बाद हो या खुद से वो ये अमल कर रहे हैं। उनकी तकरीर में क्या था, आएगी। जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी बड़े सरसब्ज़ो शादाब बागात उन्होंने इस आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को दिखाए हैं। उन्होंने तो कहा था कि जो है वो 50 लाख जो है वो 1 करोड़ वो घर होंगे, 50 लाख नौकरियां होंगी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है वो जो ख्वाब दिखाए पाकिस्तान की आवाम को, वो क्या कोई भी इम्प्लीमेंट हुआ है आज 2.5 सालों में? कोई एक चीज़ भी बता दे कि उसको हमने सही कर दिया इस चीज़ को, और आज बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई, आज मईशत भी मतलब बेहतरी की तरफ जा रही है। कोई भी आप देख लें, गरीबों को घर मिला है, या अब तो गरीब रोटी खाने के, एक वक्त की रोटी खाने जो पहले एक मुतवस्सित तबका होता था, अब वो ख़त्म हो गया है हमारे मुल्क से।
ठीक है, रुबीना कायम खानी साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुबीना कायम खानी मौजूद थी और कह रही थी कि अगला जलसा भी पीडीएम का बड़ा कामयाब होगा। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ कोरोना की दूसरी खतरनाक होती लहर पर बात करेंगे और पहली लहर में कामयाबी हासिल करने वाले डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हलाकतों और केसेस में अब तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 75 हलाकतें हो चुकी हैं, जो 4.5 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। इससे पहले 10 जुलाई को एक रोज में कोरोना से 75 हलाकतें रिपोर्ट हुई थीं। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 8,166 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह भी तकरीबन 8% रही है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त अब पाकिस्तान की तारीफ दुनिया भर में की गई क्योंकि पाकिस्तान ने कोरोना को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया और उस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब थे। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में करते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी पहली लहर के बारे में पाकिस्तान की तारीफ दुनिया में कहीं भी होती है तो जाहिर है उसके साथ आपका भी नाम आता है। आप उस वक्त रोज़ आते थे, बताते थे टीवी पर आकर कि किस तरह से SOPs को फॉलो करना है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिर उस पहली लहर पर इतने बेहतरीन तरीके से काम करने के बावजूद आपको हटाया क्यों गया? मेरा ख्याल था कि आप कोविड की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। मैं उस पर आते हैं डॉक्टर साहब, जरा इस पर जी अगर आप इसका जवाब दें। मैं इस मौजू के ऊपर मैंने खामोशी इख्तियार की हुई है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। अच्छा। आपको अगर कोई साइंटिफिक कोविड-19 की सेकेंड वेव के बारे में अगर कोई बात करनी है तो मैं उस पर आपको जवाब दे सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एकदम दूसरी लहर इतनी तेज़ हो गई है, ये हमने देखा गुज़िश्ता 20-25 रोज़ से दरमियान में एक ऐसा वक्फा भी आया था कि कोरोना की केसेस बहुत कम हो गए थे। ये पहली लहर और दूसरी लहर के दरमियान का जो फ़र्क था, अचानक से फिर ये तेज़ी क्यों आई है? इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आ रही हैं? जी, इसकी कई मुतअद्दिद वजूहात हैं। सेकंड वेव जो है वो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ इस वक्त और बहुत सारे मुल्कों के अंदर सेकंड वेव जो है वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा शिद्दत के साथ आई है और केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, रिकॉर्ड केसेस पर डे आ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान इम्यून तो नहीं है इस सिचुएशन से। तो पाकिस्तान में भी ये सेकंड वेव आई है और इसकी एक वजह मौसम की तब्दीली भी है क्योंकि अब सरमा का मौसम है, इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को ज़्यादा होते हैं और ये भी एक वजह समझी जा रही है। फिर कुछ थ्योरीज़ जो हैं, मैं थ्योरीज़ कह रहा हूँ, ये भी हैं कि वायरस शायद म्यूटेट कर गया है और वो ज़्यादा लीथल हो गया है, लेकिन इसका कोई अभी हतमी साइंटिफिक अभी प्रूफ नहीं है। तो ये चंद वजूहात हैं जी। और दूसरी एक पाकिस्तान के साथ जो खसूसी तौर पे वजह मुझे जो नज़र आ रही है इस वक्त वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमने थोड़ी सी ताख़ीर की है, जो हमें इक़दामात उठाने चाहिए थे, बावजूद इसके कि NCOC ने तो रेकमेंडेशंस दी, लेकिन NCC के अंदर जिस तरीके से पहली वेव के दौरान कॉन्सेंसस डेवलप हो रहा था सूबों और वफाक के दरमियान, तो इस दफ़ा वो उतना कॉन्सेंसस नहीं है। और आपको भी और सबको लोगों को पता है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो हैं वो इस वक्त लगता है कि ज़्यादा अहम हैं। अपोजिशन ने गवर्नमेंट की पॉलिटिकल रैलीज़ के ऊपर बैन के बावजूद उन्होंने ये कहा जी कि हम तो ये करेंगे, और उसमें बेइंतहा लोग आते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं और SOPs के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा। तो ये तमाम वजूहात मिल के इस शिद्दत का बायस हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया। तो डॉक्टर साहब, वो जब पहली वेव आई थी उस वक्त आपकी और गवर्नमेंट की खुशकिस्मती थी कि ये अपोजिशन की कोई तहरीक नहीं चल रही थी, या ये सेकंड वेव में इस वक्त गवर्नमेंट की और फैसल सुल्तान साहब की बदकिस्मती है कि इस वक्त ये वेव चल रही है तो बड़ा टफ है इनके लिए इस पर कंट्रोल करना, चूँकि अपोजिशन की भी एक तहरीक है और फिर कोरोना का मुहाज भी अपनी जगह पर है, तो क्या बहुत मुश्किलात हो रही हैं इस वक्त हुकूमत को ये कंट्रोल करने के लिए? जी, असल बदकिस्मती मैं ये समझता हूँ कि
हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हीं लोगों के लिए कि जिनकी फलाह व बहबूद के लिए वो समझते हैं कि उनको तहरीक चलाने की ज़रूरत है, उन्हीं लोगों की सेहत और जान को वो अहमियत नहीं दे रहे और जलसे पे जलसे किए जा रहे हैं। असल बदकिस्मती ये है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में कि हमें एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है कि जिसमें रीच आउट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपनी तरजीहात तय की जाएँ। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो लगता है कि ज़्यादा अहम समझी जा रही है हर तरफ से निस्बतन के लोगों की जान और सेहत के जो मसाइल हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, अभी बरतानिया, अमेरिका, चीन ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन ये तैयार कर चुके। वैक्सीन की तैयारी के बाद क्या अब शुक्र का एक ठंडा सांस, एक शुक्र अदा किया जा सकता है कि चलें अब शायद इसके दबाव में कुछ कमी आ जाएगी, इसके प्रेशर में? और फिर पाकिस्तान में डाउ यूनिवर्सिटी में इसकी IVIG नामी एक दवा बनी है जो कि वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उसका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है कोरोना के पेशेंट्स में। तो अब इन सारी तैयारियों के बाद क्या इस कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है मजमूई तौर पर? देखें जी, वो ममालिक के जिन्होंने ये वैक्सीन जो ख़रीद पाएंगे और अपने लोगों को लगा पाएंगे, वहाँ पे तो उम्मीद यही की जाती है कि बीमारी की जो ट्रांसमिशन है वो खातिर खा रुक जाएगी। लेकिन पाकिस्तान, वो जिसे कहते हैं हनूज़ दिल्ली दूरस्त, पाकिस्तान में तो अभी मुझे काफ़ी लंबे अरसे के लिए वैक्सीन आती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये वैक्सीन जो है अगर आ भी गई, जिस तरह कल फैसल सुल्तान साहब ने कहा है कि शायद वो मार्च तक शायद आ जाए, मुझे लगता नहीं कि मार्च तक आ सकेगी, अल्लाह करे कि आ जाए। अगर आ भी गई तो वो इतनी कम मिकदार जिससे हम तो मुश्किल अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं या शायद कुछ लोग जो बूढ़े और बीमार हैं उनको लगा सकें, और उनकी भी एक मखसूस शरह को। मेरा नहीं ख्याल कि हम 20% भी लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे पाकिस्तान में। तो ये जहाँ एक तरफ उन ममालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जहाँ पे वो तमाम लोगों को ये वैक्सीन लगा सकेंगे, तरक्की पजीर मुल्कों में बशमूल पाकिस्तान हमारे लिए ये इम्कान जो है वो भी काफ़ी दूर है। तो डॉक्टर साहब, ये दूसरी जो लहर है इसमें ये ज़्यादा शदीद है, इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें गैर जिम्मेदारी हमें, चाहे वो हमारे सियासतदानों की हो या आवाम की हो, ज़्यादा नज़र आ रही है। SOPs को उस तरह से नहीं फॉलो किया जा रहा जिस तरह जो पहली वेव थी उसमें किया जाता था। ये इस गैर संजीदगी, गैर जिम्मेदारी की कोई वजह आपकी समझ आती है? क्या इसको पार्ट ऑफ लाइफ सब ने समझ लिया? देखिए, इसकी भी मुताबिक वजह हैं, कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सियासत और ये वो, लेकिन एक फटीग भी है, पूरी दुनिया में है कि कितनी देर तक आप मतलब लड़ सकते हैं। लोग थक जाते हैं, लोगों ने अपनी मईशत चलानी है, कारोबार चलाने हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के अंदर कि जहाँ आधी आबादी जो है वो अपने रोज़ाना के इनकम के ऊपर उसकी डिपेंडेंस है, तो लोग थक जाते हैं। वैसे भी जो बिहेवियरल चेंज है वो इतनी आसानी से नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के अलावा बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हर सतह पे इसको उतनी संजीदगी से नहीं लिया गया जिस संजीदगी से पहली दफ़ा वबा को लिया गया। और उसमें तमाम लोग मैं शामिल करता हूँ, उसमें हुकूमत भी, उसमें दीगर सियासतदान भी, और उसमें लोग खुद भी, फिर कारोबारी लोग जिन्होंने काफ़ी सहा लॉकडाउन को, लेकिन अब वो बहुत रेजिस्टेंस भी आई उनकी तरफ से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स थे, चाहे वो दुकानदार थे, चाहे वो कारखानेदार थे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। तो अंडरस्टैंडेबल है ये, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और इजाफा करता चलूँ। मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट वेव के दौरान जब मैं इंचार्ज था, मैं उस वक्त हमने बड़ी अपील की थी प्राइवेट टेलीविज़न चैनल से भी
कि वो पब्लिक सर्विस का जो टाइम होता है उनका 5% उससे भी आगे जाके तो रिस्क कम्युनिकेट करें लोगों को और प्रिकॉशंस और बिहेवियर चेंज की तरगीब दें उनको, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं इन्होंने ताउन किया था हुकूमत के साथ। इस दफ़ा मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा, इतना नज़र नहीं आ रहा जितना पहली दफ़ा था। आप मेरे से मुत्तफिक होंगे इसके ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो भी उन्होंने उसको उस संजीदगी से नहीं लिया जिस तरह वो पहले ले रहे थे। सही, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, साबिक मुआविन खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। और कोरोना पर बात करने के लिए इस वक्त सबसे रेलेवेंट पर्सन, चूँकि जो पहली वेव आई थी उसमें इन्हीं की काविशें, कोशिशें और तजावीज़ थी कि जिसके बाद पाकिस्तान इस वबा पर बहुत बेहतर तरीके से काबू पाने में कामयाब हुआ था। और अब इस बार भी उसी तरीके की सीरियसनेस की ज़रूरत है जो कि पहली वेव में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान भर के लोगों ने दिखाई थी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।